हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को एमसीक्यू बेस्ड, यदि आप लोग का एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एमसीक्यू फॉर्मेट में है। तो बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंटरनेट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी बता रहा हूँ, उसको आप नोट कर सकते हैं। तो इंटरनेट की खोज सबसे पहले 1969 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा शुरू किया गया था। वैसे मैं सुनाने के लिए आपको पूरी हिस्ट्री सुना सकता हूँ, बट मैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट को यहाँ पे मेंशन किया हूँ जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरनेट की खोज की शुरुआत कौन से सन में हुआ। तो उसके लिए आप याद रखिए 1969 में। पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति विशेष को ऐसे क्रेडिट देना सही नहीं रहेगा, बट यदि क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरनेट के जनक किसे कहा जाता है तो आप याद रखेंगे थर्ड नंबर का पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है, हम विंडसर्फ नाम का एक वैज्ञानिक था, विंडसर्फ, उनको इंटरनेट का जनक कहा जाता है। बट जो इंटरनेट की जब खोज 1969 में हुई थी तब वो उसको जो खोजा गया था वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि अमेरिका की एक डिफेंस थी, यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। उस समय शुरुआत में अर्पानेट के नाम से जाना जाता था। सबसे इम्पोर्टेंट है इंटरनेट पे यदि कोई क्वेश्चन तो वो है अर्पानेट। एक तो आपसे पूछ सकता है कि अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है, साथ ही साथ वो आपसे यदि क्वेश्चन को टफ करना रहता है तो फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, वो आपसे कहेगा कि अर्पानेट में आर या पी का मतलब क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए, ए फॉर एडवांस, आर फॉर रिसर्च, पी फॉर प्रोजेक्ट, ए फॉर एजेंसी, और नेट का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क। थर्ड को फोर्थ पॉइंट देखते हैं। ये आपका इंटरनेट पर काम करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है वो होता है आपका WWW का होना। WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी टिम बर्नर्स ली नामक वैज्ञानिक ने। सत्र यदि आप याद रख सकते हैं तो वेरी गुड है। 6 अगस्त 1991 में टिम बर्नर्स ली ने WWW की खोज की थी। अब मैं वापस आपको पिछले सेट में ले चलता हूँ जहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जब आप इंटरनेट पर कार्य करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो इंटरनेट पर हम जब भी कोई कार्य करते हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा इंटरनेट सर्फिंग। तो इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को हम क्या कहते हैं, इंटरनेट सर्फिंग। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए, सर्फिंग। बट इसमें मैंने एक, आपको लोग देख रहे होंगे, एक नया वर्ड है गैम्बलिंग। तो गैम्बलिंग का मतलब होता है यदि आप इंटरनेट की मदद से कहीं पे एक ऐसा गेम खेल रहे हैं जहाँ पे पैसे का ट्रांजैक्शन हो, मतलब आप यदि कहीं पे, मैं कहने का मतलब है आप जुआ वगैरह खेल रहे हैं यदि इंटरनेट की मदद से, तब वो हमारा गैम्बलिंग के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ईमेल एड्रेस में से पहले वाले नाम को क्या कहते हैं। एक्चुअल में इसको पहले वाले भाग होना चाहिए था, चलिए इसको ठीक कर लेंगे। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि ईमेल एड्रेस दिखता कैसा है और इसका यूज़ क्या है। तो मैं पहले नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलता हूँ आपको। तो ईमेल को बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम याद रखना जरूरी है आपका, रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन बिल्कुल नोट करते चलेंगे। और इन्होंने 1972 में ईमेल एड्रेस की खोज की थी। मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये ईमेल एड्रेस दिखता कैसा है। ये देखिए, ये है आपका भाग 1। 8 के पहले वाला भाग 1 है और 8 के बाद वाला भाग, अब 8 क्या है, ये जो देख रहे हैं ना, ऐसा जो रहता है हमारा, उसको @ या 8 कहते हैं, 88 कहते हैं, ठीक है। तो पहला वाला भाग हमारा यूज़र आईडी कहलाता है, यहाँ पे नेम आपका यूज़र आईडी है, और 8 के बाद जो gmail.com लिखा हुआ है ये हमारा है डोमेन का नेम, यहाँ पे जीमेल लिखा हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके डोमेन नेम होते हैं, जैसे हॉटमेल है, रेडिफ मेल है नहीं, वाई मेल है। ये सभी के सभी हमारा क्या कहलाता है, ईमेल कहलाता है। और ईमेल क्या है, तो ईमेल हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। मैंने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, देख लेते हैं कि पहले वाले भाग को क्या कहते हैं। तो पहला वाला भाग हमारा किसका रहता है, यूज़र आईडी का। यूज़र आईडी हमेशा यूनिक रहता है। दूसरा होता है आपका, दूसरा वाला भाग को हम क्या कहते हैं, डोमेन का नेम कहते हैं। और कुछ की पॉइंट और चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस में
हम जब ईमेल के थ्रू जब हम डेटा का आदान प्रदान करते हैं उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल में है आपका SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP, एक होता है आपका POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये 2 इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना लेन नेटवर्क कितनी दूरी तक काम करता है? तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले बता दूँ कि नेटवर्क के कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ नेटवर्क कितने प्रकार का होता है। तो देखिए टोटल यदि मैं चर्चा करूँ आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको 4 भाग में बांटा गया है। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क सबसे छोटा, छोटे से बड़े की ओर चलते हैं। फिर आपका होता है आपका सेकंड पार्ट है लेन, फिर आता है मेन और लास्ट में आता है WAN पेन। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। PAN का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लेन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मेन का मतलब होता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क और WAN मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है क्या? तो मैं आपको यदि बात करूं कि ये जो डिवाइसेस जो नेटवर्क हैं उसमें क्या एक रेंज दिया गया, मतलब कितनी दूरी तक, क्योंकि देखिए अगर 4 भाग में बांटा गया मतलब सबका सेम रेंज तो नहीं होगा। रेंज का तात्पर्य है कितनी दूरी तक आप डेटा का आदान प्रदान करने के लिए कौन से प्रकार का नेटवर्क का प्रयोग करना चाहते हैं। तो हम बात करें यदि पर्सनल एरिया नेटवर्क की, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब होता है पर्सनल डिवाइसेस। ये देखिए यहाँ पे जो मैंने टेबल बनाया है उसको अच्छे से रीड कर लीजिए। जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है उसमें पर्सनल डिवाइस जैसे आपका ब्लूटूथ, कॉलिंग ब्लूटूथ होता है, ये सब पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है। ब्लूटूथ होता है तो ये जो होता है 1 मीटर के रेंज तक ही आप क्या कर सकते हैं, डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। बात करेंगे सेकंड हमारा होता है लोकल एरिया नेटवर्क की। तो लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है एक बिल्डिंग में, एक संस्था में, कोई चाहे स्कूल कॉलेज हो, वहाँ पे यदि बहुत सारे कंप्यूटर है, यदि उनको आपस में आपको जोड़ना है तो हम क्या करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 रेंज लिखा हुआ है। यदि एक रूम है तो 10 मीटर तक की बात करेंगे, एक बिल्डिंग में है तो 100 मीटर की रेंज रहेगा, और यदि एक कैंपस है तो वो 1 किलोमीटर। मतलब यदि हम बात करें कि लोकल एरिया नेटवर्क की जो अधिकतम रेंज हो कितना है आपका, 1 किलोमीटर तक रह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इससे बड़ा वाला नेटवर्क होता है मेट्रोपोलिटन एरिया, जिसमें हम एक स्टेट से हम दूसरे एक सिटी से दूसरे सिटी को यदि हम ऐड करना चाहते हैं तो हम मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं, जो इसका रेंज होता है 10 किलोमीटर। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा बड़े लेवल की बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। जब हमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री को जोड़ना हो, या हम सीधा सीधा कह सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो उसका उदाहरण होता है आपका इंटरनेट। तो इंटरनेट के लिए हम क्या करते हैं, सब कोई रेंज तो नहीं है, बट यदि कंट्री लेवल पे बात करें तो 100 किलोमीटर पे, यदि कॉन्टिनेंट लेवल पे बात करें तो 1000 किलोमीटर पे, और पूरे प्लेनेट में मतलब यदि वर्ल्ड वाइड वेब, क्योंकि इंटरनेट मतलब वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें तो उसके लिए कोई रेंज नहीं है, फिर भी एक अप्रॉक्स हम क्या कर सकते हैं 10,000 किलोमीटर, ऐसा हम उसको नोट कर सकते हैं। तो हम जब बात कर रहे थे इस क्वेश्चन में, तो ऐसे पूछा गया था कि कितनी दूरी तक काम कर सकता है, तो इसका आंसर आएगा 1 किलोमीटर हमने कहा था। हाँ, तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा डी। और इसके अलावा मैंने एक यहाँ पे जो है आपका एक स्लाइड और डाल के रखा हुआ है, इसको भी थोड़ा देख लेते। अच्छा, इसी स्लाइड में मैंने कुछ का कंपेयर किया हुआ है, इसको थोड़ा देखिए। जो क्राइटेरिया, जैसे कि हम बात करें पैसे की बात करें, पैसे ले मतलब कौन ज़्यादा कॉस्टली है, ऐसा कहने का मतलब मेरा। तो लेन जो होता है कम कंप्यूटर का जोड़ने के लिए, तो ऑब्वियस है कि थोड़ा कम पैसे में मिल जाता है। उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे मेन, तो थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू लेन की तुलना में मेन थोड़ा महंगा होता है। और वेन की बात करें तो क्योंकि ज़्यादा कंप्यूटर कर देंगे तो ज़्यादा उसको कनेक्टिविटी में खर्चा आएगा। नेटवर्क की साइज़ की बात करें तो लेन एक बिल्डिंग में होता है, मेन एक सिटी में होता है, और वेन एक पूरी एक कंट्री में होती है। बात करेंगे हम हमारी स्पीड की बात करें तो कम दूरी रहता है तो थोड़ा फास्ट रहता है। कंप्यूटर डायरेक्ट कम दूरी में जुड़ा रहेगा तो थोड़ा जल्दी डेटा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। और मेन की बात करें तो स्पीड थोड़ा सा लेन की तुलना में कम हो जाता है, और वेन जो है उसका सबसे कम होता है। उसी प्रकार ट्रांसमिशन मीडिया की बात करें, मतलब हम यदि ट्रांसमिशन मीडिया कहने मतलब है यदि गाइडेड है कि अनगाइडेड है, कहने मतलब है वायर्ड है कि वायरलेस है। तो यदि आप मीडिया यूज़ करना चाहते हैं तो लेन में हम बेसिकली हम ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ करते हैं। मेन में हम फाइबर ऑप्टिक्स और ट्विस्टेड पेयर केबल दोनों यूज़ कर सकते हैं। और वेन के लिए हम क्या करते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स, रेडियो वेव और सैटेलाइट। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, वेन के लिए वाईफाई ही कनेक्शन होता है, क्योंकि पूरे एक कंट्री से दूसरे कंट्री जोड़ने के लिए हम केबल यूज़ कर पाना थोड़ा सा ज़्यादा जटिल काम हो जाता है। नंबर ऑफ़ कंप्यूटर की बात करें तो लेन में कम कंप्यूटर यूज़ होता है, उससे ज़्यादा मेन में होता है, और वेन में होता है n नंबर ऑफ़ हमारा जो है कंप्यूटर यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से
किसे मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? दो नया वर्ड है आपके सामने, मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन। तो यदि आपने कभी भी ये वर्ड सुना होगा या थोड़ा बहुत बेसिक नेटवर्क की जानकारी रखते हैं आप यदि, तो आपको पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका मॉडेम। पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ, फिर आपको मैं इसके बारे में जितना जानकारी हो सकता है बताने का कोशिश करूँगा। तो मॉडेम का फुल फॉर्म ही होता है मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। तो इसको एक एक करके नोट करते जाइएगा आप। जो मॉड्यूलेशन होते ही है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कम फ्रीक्वेंसी के जो सिग्नल होते हैं उसको जो है हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में बदलने का काम करता है। अर्थात मेरा कहने मतलब ये है कि मॉड्यूलेट कर देता है उसको मॉड्यूलेट करना ही मॉड्यूलेशन का काम होता है। एक्चुअली होता है क्या, देखिए मान लीजिए आप सेंडर हैं और रिसीवर काफ़ी दूर में है, तो सिग्नल वहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाता है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है सिग्नल की वो लो हो जाती है। तो उसको क्या होगा, यदि जो है डेटा है आपका ठीक से नहीं पहुँचेगा या हो सकता है कि डेटा पहुँचे ही ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मॉडेम का प्रयोग करते हैं ताकि सिग्नल जो है आपका जो है यदि उसकी फ्रीक्वेंसी लो हो जा रही है तो मॉडेम क्या करे, उसकी फ्रीक्वेंसी को बनाए रखे, बरकरार रखे, ताकि आपके पास जो है डेटा ठीक ठाक पहुँचे, आपका डेटा जो है कहीं बीच में नष्ट ना हो जाए। ठीक है क्या। इसी प्रकार जो आपका डी मॉड्यूलेशन होता है वो इसका जस्ट विपरीत होता है। जो जिस सिग्नल को हमने क्या किया था, मॉड्यूलेट किया हुआ था, उसको हम क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल मैसेज में उसको हम प्राप्त कर सकें। कहने का तात्पर्य है जिस सिग्नल को हमने मॉड्यूलेशन किया तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डी मॉड्यूलेट कर सकें और ओरिजिनल डेटा जो है रिसीवर के पास क्या हो सके, रिसीवर को प्राप्त हो जाए। कहने का मतलब ये है। ठीक है क्या। और यदि हम बात करें तो मॉड्यूलेशन जो होता है वो हमारा 3 प्रकार का होता है। आप सबने सुना होगा, एफएम सुना होगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यस एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और एक होता है आपका पीएम आपका फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है क्या। इसके अलावा 3 और जो टर्म्स यहाँ पे लिखे हैं उनको मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। आप में से आप किसी ने OSI मॉडल के बारे में सुना है? यदि सुना है तो बिल्कुल आपको याद होगा कि जो राउटर होता है वो थर्ड लेयर मतलब मेरा कहने मतलब है नेटवर्क लेयर में यूज़ होने वाला एक प्रकार का डिवाइस है जो रूट फाउंड करने में मदद करता है। और आपका जो थर्ड पॉइंट है स्विच याद आ गया होगा आपको, यस डेटा लिंक लेयर में यूज़ होने वाला आपका क्या है, ये भी एक प्रकार का डिवाइस है। और लास्ट है आपका प्रोटोकॉल्स का तो हमारा सेट ऑफ रूल्स होता है, नियमों का समूह होता है। जब हम कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं तो जो भी कंप्यूटर उस नेटवर्क में है वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक नियम के तहत बंधे हुए हैं। आप लोगों ने सुना होगा स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड रिंग, बस बहुत सारे टोपोलॉजी के नाम सुना होगा। यस तो ये जो टोपोलॉजी हैं वो प्रोटोकॉल पर बेस्ड होते हैं और प्रोटोकॉल की मदद से ही हम टोपोलॉजी बनाते हैं और फिर हमारा बनता है कंप्यूटर नेटवर्क। तो प्रोटोकॉल्स मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम कम्युनिकेशन की स्पीड खाली स्थान में होती है। देखिए मैंने क्वेश्चन को डायरेक्ट मैंने नहीं पूछा है, मैंने यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन में से 3 मैंने केबल यूज़ किया है जो आपका गाइडेड मीडिया का पार्ट है। अब ये बताइए कि ये गाइडेड मीडिया क्या है। तो मैंने कहा कि कम्युनिकेशन के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है वो होता है आपका ट्रांसमिशन मीडिया का होना। ट्रांसमिशन मीडिया आपका 2 प्रकार का होता है। चलिए मैं ज़्यादा देर ना करते हुए आपको सीधा डायग्राम पे फोकस करता हूँ मैं। ये देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक होता है आपका गाइडेड मीडिया, एक होता है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मतलब होता है वायर्ड और अनगाइडेड मतलब होता है वायरलेस। 3 प्रकार का गाइडेड मीडिया होता है, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल। आप यहाँ पर डायग्राम देख भी सकते हैं, आपका कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल, ये हमारा गाइडेड है। जहाँ केबल है वो गाइडेड है, गाइडेड मतलब वायर्ड है। अनगाइडेड होता है रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव। मैंने इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है कि स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चन है कि सबसे कम स्पीड किसकी होती है। तो सबसे पहले मैं इसका आपका आंसर बता देता हूँ। तो सबसे कम स्पीड होती है ट्विस्टेड पेयर केबल की होती है। चलिए मैं यहाँ पे आपको पूरा डिटेल से बता रहा हूँ, इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम यदि स्पीड की बात करें तो आपका जो ट्विस्टेड पेयर है हमारा, वो आपका जो है अधिकतम 100 MB तक का आपका डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। ये हो गया आपका डेटा ट्रांसमिशन करने की स्पीड। किसकी बात कर रहे हैं हम, ट्विस्टेड पेयर की बात कर रहे हैं। तो कितना, अधिकतम 100 Mbps तक बात कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए ज़्यादातर जो ट्विस्टेड पेयर होता है हमारा, वो हमारा लेन में यूज़ किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क पे। जैसे आपने देखा होगा टेलीफोन लाइन, हाँ टेलीफोन लाइन, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे थे आप। टेलीफोन लाइन में जो है यूज़ किया जाता है ट्विस्टेड पेयर का।
केबल का यूज़ किया जाता है, जिसमें आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे जो दो केबल होते हैं एक दूसरे पर से क्या होते हैं जुड़े हुए रहते हैं, ट्विस्ट, इसीलिए इसका नाम ही है ट्विस्टेड पेयर केबल। अधिकतम जो है 100 से 150 मीटर तक ही आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसमें अधिकतम, और 100 Mbps से ज़्यादा स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा इसमें कोएक्सियल केबल की बात करते हैं। तो कोएक्सियल केबल की जो स्पीड होती है इसमें 1 Gbps तक आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 1 Gbps मतलब गीगाबाइट पर सेकंड, 1 सेकंड में आप 1 GB डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा ट्विस्टेड पेयर जो होता है वो तो हमारा टेलीफोन लाइन के लिए यूज़ किया जाता है। कोएक्सियल केबल कहाँ यूज़ किया जाता है? आप सबके घर में, आप लोगों के घर में डिश टीवी लगा होगा। यस यस यस, आप देखिएगा जो कोएक्सियल केबल होता है वो डिश टीवी में यूज़ होने वाला केबल होता है, जिसमें 1 Gbps तक का डेटा ट्रांसफ़र आपका होता है। ठीक है, थोड़ा सा महंगा होता है बट यूज़ करना ही पड़ता है। नहीं, इसमें जो है आप 185 मीटर तक जो है डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आपका है आपका लास्ट है ऑप्टिकल फाइबर, जहाँ डेटा आपका सिग्नल के फॉर्म में ना होकर लाइट के फॉर्म में होता है, और इसमें जो है आप 6 Tbps तक आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने Mbps, Gbps और Tbps का फुल फॉर्म भी लिखा है। Tbps मतलब होता है टेराबिट पर सेकेंड। चलिए अब हम जो है कुछ अनगाइडेड मीडिया की भी बात कर लेते हैं, जिसमें आपका होता है रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव। आप सबने देखा होगा इंफ्रारेड जो होता है आपके टीवी के रिमोट में जो एक जैसे ही आप बटन प्रेस करते हैं एक रेड कलर का जो है लाइट आपको नहीं देखा होगा। यस, वो इंफ्रारेड है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं 115 किलोबाइट से लेके 16 मेगाबाइट प्रति सेकेंड जो हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका जो रेंज रहता है वो बहुत कम होता है, लगभग मान के चलिए 1 मीटर के आसपास ही रहता है। नेक्स्ट आपका रेडियो वेव होता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी जो है अधिकतम 300 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है, और कम से कम जो होता है वो 30 हर्ट्ज़ तक का होता है। और माइक्रोवेव आप सबने हो सकता है किसी घर में भी हो। माइक्रोवेव का जो होता है वो हमारा जो है स्पीड जो होती है 600 Mbps तक जो है इसकी जो है स्पीड होती है, और माइक्रोवेव जो है वो खाना बनाने के लिए घर में यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।